अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरण है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। लेखिका की एक नानी थी जिन्हें उन्होंने देखा नहीं था। लेखिका की मां के विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी एक परंपरागत, अनपढ़ तथा पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। नाना शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे और लौटकर विलायती ढंग से जीवन जीने लगे थे, जबकि नानी अपने ही ढंग से जी रही थी। उन्होंने अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने पति पर व्यक्त नहीं की। जब नानी मरने वाली थी तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय अविवाहिता बेटी की चिंता ने पर्दे का लिहाज छोड़ने पर विवश कर दिया। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब उनके इस कथन से हैरान थे, पर नाना ने उन्हें प्यारेलाल शर्मा से मिलाया। नानी ने उनसे वचन ले लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएंगे। नानी की मृत्यु हो गई, परंतु लेखिका की मां का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से हुआ जिसे ICS की परीक्षा में इसलिए बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता था। लेखिका की मां बहुत ही कोमल तथा सुकुमारी महिला थीं। उन्हें पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए तथा सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी, परंतु वे इसी बात से प्रसन्न थे कि उनके समधी पक्के साहब हैं। लेखिका की मां की सुंदरता, नजाकत, गैरदुनियादारी और ईमानदारी का भी इस परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ा था। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड़ प्यार आदि पर ध्यान नहीं देती थीं तथा बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थीं। वे बीमार रहती थीं। उन्हें पुस्तक पढ़ने, साहित्य चर्चा तथा संगीत सुनने में बहुत रुचि थी। परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे साहबी परिवार से थीं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और एक की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों से आदर मिलता था तथा बाहर वालों से मित्रता। वे लेखिका तथा अन्य बच्चों की भी मित्र थी। माँ के सारे काम लेखिका के पिता निभा देते थे। उनके पत्रों को भी घर में कोई नहीं खोलता था। घर में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी, जिस कारण वे 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में लग सके। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थी। उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास 2 से 3 धोतियां हो गई, तो वे तीसरी धोती दान कर देंगी। उन्होंने लेखिका की मां के पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर लड़की की कामना की, जबकि सब पहली संतान लड़का चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी व्यक्त कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मां ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि मेरी परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े हुए हैं। एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे तथा औरतें जागरण मना रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस गया तो उन्होंने पूछा कि कौन है। उत्तर आया, जी मैं। उत्तर मिलने पर परदादी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और लोटा पकड़ा दिया। उसने घबराकर कहा कि मैं तो चोर हूँ। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने के लिए भेज दिया। पहरेदार ने उसे कुएं पर देखकर पकड़ लिया तो परदादी ने लोटे का आधा पानी पीकर शेष उस चोर को पिला दिया और उसे अपना बेटा कहकर चोरी छोड़कर खेती करने की सलाह दे डाली। 15 अगस्त 1946 को आज़ादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु टाइफाइड के कारण न जा सकी। उस समय वह 9 वर्ष की थी। वह रोने लगी तो पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का विशेष शौक था। वह रोना छोड़कर पढ़ने लगी। इस पुस्तक में निहित बच्चों पर होने वाले अत्याचार अनाचार का अध्याय उसे कंठस्थ हो गया था। लेखिका व उसकी 4 बहनें लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुईं और सदा लीक पर चलने से इनकार करती रहीं। आगे लेखिका मृदुला गर्ग जी अपनी बहनों के बारे में बताते हुए कहती हैं, उनके घर में उन्हें मिलाकर कुल 5 बहनें थी।
सबसे बड़ी बहन का नाम मंजुला भगत था, जिसके लिए परदादी भगवान से मन्नत मांगी थी। दूसरे नंबर में हमारी लेखिका मृदुला गर्ग जी का जन्म हुआ। तीसरे नंबर पर लेखिका की छोटी बहन चित्रा का जन्म हुआ और चौथे पे रेणु का और पांचवें नंबर पे अचला का, जो लेखिका की तरह ही इंग्लिश लिटरेचर में कहानियाँ लिखा करती थी। और आखिरकार उनके घर में एक लड़के राजीव का जन्म हुआ, जो लेखिका की तरह ही हिंदी में लिखने लगे। तो लेखिका के घर में कुल 3 लेखक थे। सबसे पहली हमारी लेखिका, जो हिंदी साहित्य में लिखा करती थी। दूसरे नंबर पे सबसे छोटी बहन अचला, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में लिखा करती थी। और तीसरे नंबर पे उनका सबसे छोटा और एकलौता भाई राजीव, जो कि हिंदी लैंग्वेज में लिखा करता था। पहली लड़की लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। इन्होंने ये नाम विवाह के बाद लेखिका बनने पर रखा था। लेखिका का घर का नाम उमा था, परंतु साहित्य जगत में मृदुला गर्ग हुआ। लेखिका से छोटी लड़की का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा है, पर वह लिखती नहीं थी। चौथी रेणु और पांचवी अचला थी। इन पांचों के बाद भाई पैदा हुआ, जिसका नाम राजीव रखा गया। अचला और राजीव भी लिखते हैं। अचला अंग्रेजी में लिखती थी, परंतु राजीव हिंदी में ही लिखता था। इन चारों का लिखा परिवार में सभी पढ़ते हैं, परंतु लेखिका को उसकी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इससे वह प्रसन्न है कि घर में तो कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं थीं। चौथी बहन रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह BA पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी, तो उसी से और उसी के साथ उसकी शादी हुई। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रहीं। वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती थीं। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, आथ वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौटकर आई। लेखिका मानती हैं कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। अगर आपको वीडियो अर्थात कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।